तो फिलहाल टॉपिक क्या है हमारे पास? टॉपिक है हमारा आज का हिस्ट्री का टॉपिक है। तो एमसीक्यूज को देखने का प्रयास करेंगे, कितने इंपॉर्टेंट है कितने नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन के सामने। फिलहाल बाइलिंगुअल ही है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। आसानी से मैं दोनों को पढ़ूंगा, आप भी तब तक अपना आंसर दे दीजिएगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो। अपने आंसर को सिक्योर कीजिएगा। उसके बाद मैं खुद आपको 20 सेकंड का समय दूंगा और उसके बाद मैं खुद आंसर बोल दूंगा। तो फिलहाल देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे सामने। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 1494 द ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास was signed between पोर्तुगल एंड स्पेन। चलिए देखते हैं भाई, इनके बीच में था कि नहीं था। मतलब ये जो ट्रीटी है, इट डिड लीड टू पोर्तुगीज एस्टैब्लिशिंग अ लार्ज एम्पायर इन द अमेरिकाज। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द स्पेन विद इंसेंटिव टू एक्सप्लोर द एक्टिव इंडियन ओशन ट्रेड जोन। देखते हैं। Portugal could claim and occupy territories to the east of the line, while Spain could claim territories to the west. Portugal could claim and occupy territories to the west of the line, while Spain could claim territories to the east. 1 to 4 कौन से सही है आंसर? चूज द करेक्ट आंसर्स। 1 and 3rd आंसर, 1 and 2nd ओनली, 1 2nd and 3rd ओनली। देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1494 में पुर्तगाल और स्पेन के बीच टॉर्डिसलास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पुर्तगालियों को अमेरिका में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली। इससे स्पेन को सक्रिय हिंद महासागर व्यापार क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रोत्साहन भी मिला। पुर्तगाल रेखा के पूर्व, रेखा के मतलब जो रेखा उनके बीच में खींची गई थी, पूर्व के क्षेत्रों का दावा कर सकता था और कब्जा कर सकता था, जबकि स्पेन पश्चिम में क्षेत्रों का दावा कर सकता था। पुर्तगाल रेखा के पश्चिम में क्षेत्रों का दावा कर सकता था और कब्जा कर सकता था, जबकि स्पेन पूर्व में क्षेत्रों का दावा कर सकता था। तो क्या होना चाहिए आंसर? सही उत्तर का चयन करें। तो सोचिए क्या होगा आंसर। फिलहाल मैं आपको समय दे रहा हूं, लगभग ज्यादा नहीं 20 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूं। उसके बाद मैं इसका आंसर रिवील कर दूंगा। आपका समय स्टार्ट होता है अब। टिक 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 टिक। देवियों सज्जनों, आपका समय समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे आंसर की तरफ। कंप्यूटर महाशय आंसर को दिखाया जाए प्लीज। हाँ, तो कंप्यूटर यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। 1494 में पुर्तगाल और स्पेन के बीच में टॉर्डिसलास की संधि हुई थी। ये बिल्कुल सही है, टॉर्डिसलास की संधि हुई थी। तो इसका मतलब पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इससे पुर्तगालियों को अमेरिका में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली। अरे भाई, आपको मालूम है इसके थ्रू विश्व को 2 भागों में एक प्रकार से बांट दिया गया। जो 0 डिग्री है उसके ईस्ट वाले पर कब्जा हो गया पोर्तुगल का, और इसके वेस्ट पे जो कब्जा हुआ वो स्पेन का हुआ। और आपको मालूम है कि 0 डिग्री की जो प्राइम मेरिडियन लाइन आ रही है उसके पश्चिम में पड़ता है आपका अमेरिका, और पश्चिम में जब अमेरिका पड़ेगा तो पश्चिम में पुर्तगाल को तो वो क्षेत्र मिला नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है देवियों सज्जनों, सेकेंड आंसर गलत होता है। तो 3rd है, पुर्तगाल रेखा के पूर्व में क्षेत्रों का दावा कब्जा कर सकता था। बिल्कुल, यह है ईस्ट, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडीज, यही सब आपको देखने के लिए मिलेगा। सभी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि 0 डिग्री के ईस्ट में है, इसीलिए कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल रेखा के पूर्व क्षेत्रों में दावा कर सकता था, ऑफकोर्स कर सकता था, और स्पेन पश्चिम में कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था। विश्व इतिहास में भी हमने पढ़ा कि पश्चिम में अमेरिका के ऊपर स्पेन का दावा था। तो पुर्तगाल रेखा के पश्चिम में, तो देवियों सज्जनों ये भी आंसर होता है गलत। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर बनता है 1 and 3। 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3, 1 and 3। तो C इज द राइट आंसर। फिलहाल इसके अलावा भी मैंने यहां पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हो गई 0 डिग्री आपकी, और 0 डिग्री के ईस्ट की तरफ आप आएंगे तो पुर्तगाल आ जाएगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो स्पेन, और दिस वन, यहां तक का पार्ट आ जाएगा। दिस वन इज योर ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास 1494
जिसमें वर्ल्ड को दो भागों में बांटा गया, पूर्व और पश्चिम। तो आई होप सो आपने बहुत अच्छे से किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं देवियों सज्जनों। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर आप Which trade centers emerged as important for the Portuguese in India? भारत में पुर्तगालियों के लिए कौन से व्यापार केंद्र महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरे? कालीकट, किन्नौर, कोचीन, अदन, ऑरमुज एंड मलक्का, गोवा, दमन एंड दीव, अंजेदीवा, कोचीन एंड किन्नौर। फिलहाल यहां पर लिखा है कौन से व्यापारिक सेंटर के रूप में उभरे हैं। फिलहाल इसके ऊपर है क्वेश्चन, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो क्या लगता है आंसर आप सभी को? तो आपका समय स्टार्ट होता है आप। टिक 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 टिक। देवियों और सज्जनों, आपका समय हो गया समाप्त। फिलहाल आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जितने भी आपको क्षेत्र दिख रहे हैं ये पुर्तगालियों से एसोसिएटेड रहे हैं, समझ रखने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल यहां पर जो अदन, ऑरमुज और मलक्का दिख रहे हैं ये उस समय के हुए करते थे चोकिंग पॉइंट्स। याद होगा आपको, दिस वन इज अ चोकिंग पॉइंट हुआ करते थे। 1511 में मलक्का को अल्बुकर्क ने कैप्चर किया था, ऑरमुज को 1515 में उसने कैप्चर कर लिया था। अदन वाला इलाका कैप्चर हुआ था लेकिन बाद में उसको छोड़ भी दिया गया था। गोवा आपको मालूम है 1510 में कैप्चर कर लिया गया था बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। दामन और दीव आपको मालूम है कि उस समय हुआ करते थे। इवन नूनादी कुन्हा के समय में भी इस दीव के ऊपर दिक्कत हुई थी और पुर्तगालियों से लड़ाई करते हुए वो मारा भी गया था। कौन? पुर्तगालियों से लड़ाई करते हुए बहादुर शाह डूब गया था समुद्र में। ठीक है, अंजेदीवा, कोचीन एंड किन्नौर ये भी इनके सेंटर हैं, लेकिन जो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर है वो कौन है? कालीकट, किन्नौर एंड कोचीन। तो कोचीन में इनका प्रॉपर फोर्ट लगा था, कोचीन के बाद फोर्ट इनका आपका किन्नौर में लगा था। कालीकट में भी इन्होंने बेस बनाया था लेकिन कालीकट में प्रॉब्लम हुई थी, मालूम है आपको, पेड्रो अल्बर्ट चेरवाल के समय में। उसके बाद कोचीन को इनका मेन फोर्ट बनाया गया था। इसीलिए आंसर क्या होगा? ए। यह भी याद रखिएगा आगे पुर्तगालियों से यह कोचीन का इलाका डचों को भी ट्रांसफर होगा, डच भी यहां पर अपने आप कब्जा करेंगे। ठीक है, सो देवियों सज्जनों, ए इज योर राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देवियों सज्जनों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब French East India Company was established during the reign of which king? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस राजा के शासनकाल के दौरान हुई थी? लुई 14, लुई 13, लुई 15, लुई 16। तो क्या लगता है आप सभी को आंसर? आपका समय स्टार्ट होता है अब। देवी और सज्जनों, आपका समय होता है समाप्त। फिलहाल कंप्यूटर महाशय क्या होगा इसका आंसर? तो देखने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर जी आंसर दीजिए प्लीज। आ गया आंसर। 1764 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना कर रही है। कोलबर्ट फाइनेंस मिनिस्टर स्थापना हो रही है। आई एम द स्टेट कहने वाला रानी शिवगामिनी का भाई होगा, पुराने जमाने का। कौन रानी शिवगामिनी? अरे बाहुबली वाली भैया, भूल जाते हो क्या? मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो वैसे ही यही इसी से इंस्पायर्ड है रानी शिवगामिनी। किससे सर? अरे इन्हीं चारों में कोई ना कोई तो एक होगा ना, इन्हीं से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने कहा मेरा वचन ही है मेरा शासन। क्योंकि इन्हीं में से एक आदमी है, उसने कहा आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूं। तो जैसे रानी शिवगामिनी ने कहा मेरा वचन ही है मेरा शासन, तो बस टर्म का घुमा दिया गया और कुछ नहीं किया। तुम बाहुबली देख करके समझ ना पाए वो किससे प्रभावित थी। तो मेरे जैसा एग्जामिनर होता ना तो मैं इसी से बना देता कि रानी शिवगामिनी प्रभावित किससे थी। फिलहाल लुई 14 से प्रभावित हैं, जो कहता है आई एम द स्टेट। तो आई एम द स्टेट कहने वाला यही इंसान है। और इसी के समय में आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मींस कंपनी देस इंडस ओरिएंटल्स,
की स्थापना की जाती है। भारत में लगभग 1667 सॉरी मैंने शायद 1764 बोल दिया था, प्लीज करेक्ट कीजिएगा, 1664, ठीक है, में स्थापना होगी। यहां पर इनके जो पहली स्थापना जो फैक्ट्री लगेगी दैट इज सूरत, फ्रांसिस कैरन के द्वारा 1668, मसूलीपट्टनम मरकारा के द्वारा, फिर उसके बाद पौंडीचेरी फ्रैंको मार्टिन के द्वारा, वलीकोंडापुर के जो शेर खान लोधी साहब थे उनसे ले लिया था, उसके बाद फिर चंद नागौर वाले इलाके में ये लोग जाएंगे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि जो फ्रेंच क्रांति हुई थी उस समय कौन था वहां का रूलर, तो कौन था, लुई 16, तो लुई 16वां वहां का राजा हुआ करता था फ्रेंच क्रांति के समय में, जो कि स्टार्ट होगी 1789 से 1813 तक चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिंदी में भी है, डोंट वरी प्लीज। What was the outcome of the Battle of St. Thom in Madras during the first Carnatic War? पहले कर्नाटिक वॉर के समय जो सेंट थॉम की लड़ाई लड़ी गई थी उसका एक्चुअली में परिणाम क्या हुआ, तो हम देखेंगे अभी। द फ्रेंच आर्मी सफर्ड अ सिग्निफिकेंट डिफीट, द नवाब ऑफ कर्नाटिक सपोर्टेड बाय इंग्लिश इमर्ज विक्टोरियस, द बैटल एंडेड इन अ स्टेलमेट, द स्मॉल फ्रेंच आर्मी कमांडेड बाय कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड द फोर्स ऑफ नवाब ऑफ कर्नाटिक। फ्रांसीसी सेना को एक महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा, अंग्रेजों द्वारा समर्थित कर्नाटक का नवाब विजयी हुआ, लड़ाई एक गतिरोध में समाप्त हो गई। कैप्टन पैराडाइज की कमान वाली छोटी फ्रांसीसी सेना ने कर्नाटक के नवाब की सेना को हराया। आपका समय स्टार्ट होता है आप सेंट थॉम की लड़ाई, जिसे आप मद्रास की लड़ाई, अडयार की लड़ाई के रूप में भी जान रहे थे। उस समय वहां का गवर्नर कौन हुआ करता था, फ्रेंच गवर्नर लॉर्ड डुप्लेक्स। तो क्या लगता है आप सभी को आंसर? जी हां देवियों सज्जनों, आपका समय समाप्त होता है। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है पैराडाइज ने क्या किया, डिफीट कर दिया, और यह पहली लड़ाई थी जिसने ये स्टैब्लिश कर दिया कि एक छोटी से छोटी यूरोपियन ट्रेंड आर्मी बड़ी से बड़ी भारतीय सेना को हरा सकती है। तो डी इज द राइट आंसर। अनवरुद्दीन और जो उनका सेनापति हुआ करता था महफूज खान, उसको डिफीट किया जाएगा कैप्टन पैराडाइज की नेतृत्व वाली सेना के द्वारा। गवर्नर कौन होगा, लॉर्ड डुप्लेक्स, ये डिफीट करेंगे और ये सेंट थॉम की लड़ाई संपन्न हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडस वैली सिविलाइजेशन के संबंध में विचार कीजिए इन कथनों पर। इट वॉज प्रीडोमिनेंट अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। कौन से इसमें कथन सही हैं? पहला, दूसरा, दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं? हिंदी में हम देखेंगे फिलहाल। सिंधु घाटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप सब विचार करें। यह मुख्य रूप से एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी, यद्यपि धार्मिक तत्व मौजूद थे, धार्मिक तत्व हालांकि मौजूद थे, किंतु इस दृश्य पर हावी नहीं था। मतलब बहुत ही हावी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा कि बहुत ही हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स आपको दिखाई पड़े। इस अवधि के दौरान कपास का उपयोग भारत में वस्त्रों के निर्माण के लिए किया जाता था। कौन से सही हैं? आप सभी का समय स्टार्ट होता है अब। क्या लगता है आंसर? देवियों और सज्जनों, आपका समय समाप्त होता है। अब मेरी बात को सुनिए। फिलहाल यह बात बिल्कुल सही है, यह एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता ही थी, एक सेकुलर मोड की ही सिविलाइजेशन थी, क्योंकि भले ही हमें जितने भी रिलीजियस सेंटिमेंट हैं वो सारे हमको प्राप्त होते हैं यहां पर, लेकिन एक तरफ कोई अग्नि पूजा कर रहा है, हाँ, एक तरफ हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा भी चल रही है, एक तरफ देखते हैं कि एमुलेट्स, हमें ताबीज भी देखने के लिए मिलते हैं, हाँ, तो एक तरफ देखते हैं कि लोग नेचर वर्शिप भी कर रहे हैं, एक तरफ मदर गॉडेस की पूजा हो रही।
हर चीज की तरफ दिस वाज द सेकुलर मोड ऑफ जो भी आपका वर्शिप जो है हमको देखने के लिए यहां पर मिलती है, इसीलिए इसको सेकुलर मोड बोला जाता है कि सभी व्यक्ति अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं को व्यक्त कर सकते थे। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर आप देखो तो बुल भी हमको दिखाई पड़ता है, हाँ, यूनिकॉर्न बुल की सील हमको दिखाई पड़ती है, पशुओं की भी पूजा के रूप में हमको हाथी भी दिखाई पड़ता है, हाँ, लेकिन टेंपल हमको नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है, यह याद रखिएगा, टेंपल हमको नहीं मिला है। ठीक है, उसी प्रकार कपास का उपयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता था। इवन अगर आप देखें मोहनजोदाड़ो से तो हमको वहां से भी कपास मिला है। इवन मेहारगढ़ की भी चर्चा करें तो मेहारगढ़ से भी हमें कपास के साक्ष्य मिल जाते हैं प्रॉपरली। आलमगीरपुर है, वहां से भी हमें कपास के प्रॉपर साक्ष्य मिलते हैं। तो कपास का उपयोग किया जाता था, यह बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब दोनों ही कथन आपके सही हैं, एक और दो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड दी भगवत गीता इनटू इंग्लिश? भागवत गीता को किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था? कैप्टन विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंस ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या जॉन मार्शल ने? देवियों सज्जनों, आपका समय स्टार्ट होता है अब। क्या लगता है आंसर? समय आप सभी का समाप्त करते हैं हम, क्योंकि ये मेरा केबीसी है। मैं यहां पे तुमको हर क्वेश्चन के लिए केवल 10 सेकंड, 12 सेकंड, 20 सेकंड बोल के 10-12 सेकंड ही दूंगा। ठीक है, इससे ज्यादा तो मैं समय नहीं दूंगा। ठीक, सो कैप्टन विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, आप सभी को मालूम है विलियम जोन्स ने ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। और ये कौन थे? ये बेसिकली ओरिएंटलिस्ट हुआ करते थे। ये कौन थे? ये बेसिकली ओरिएंटलिस्ट हुआ करते थे, मतलब प्राच्यवादी हुआ करते थे, जो बेसिकली प्राचीन एंशिएंट टेक्स्ट है उनको एक्सप्लोर करते हैं, उन सबको देखते हैं। ठीक है, बट इसका जो आंसर है वो है चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने ही भागवत गीता का, हितोपदेशा का, इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के डीजी रहे थे। आपको मालूम है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने बेसिकली हड़प्पा की खोज भी स्टार्ट की थी, जब लाहौर से मुल्तान वो रेलवे लाइन को बिछाना था तब, लेकिन वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। ठीक है, जॉन मार्शल, इन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था, और इन्हीं के समय में ही 1921 में दयाराम साहनी जी को अपॉइंट किया गया था और हड़प्पा को पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया गया था। इन्हीं के टाइम पीरियड में सेकंड जो था 1922 अराउंड, जो आपका मोहनजोदारो है, उसको भी एक्सप्लोर किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ रखाल दास बनर्जी। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस वन इज द चार्ल्स विल्किंस इज द राइट आंसर। यहां पर आप देख सकते हैं चार्ल्स विल्किंस, इन्होंने ही भागवत गीता को ट्रांसलेट किया है, किसमें? इंग्लिश में। इसके अलावा विष्णु शर्मा की जो हितोपदेशा हुआ करती थी उसको बेसिकली ट्रांसलेट करते हैं यही, और स्टोरी ऑफ शकुंतला। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के फर्स्ट डीजी भी रहे, और आपके और कौन थे? जॉन मार्शल साहब, इंडस वैली सिविलाइजेशन की नाम भी उन्होंने दिया था। तो ठीक है, आप सब कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, मजबूती भी आ रही होगी आपके अंदर धीरे धीरे। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कंप्यूटर महाशय, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? प्लीज प्रकट किया जाए। ये रहा आप सभी के सामने। When did the British Parliament pass Indian Independence Act? January 1947, in July 1947, in August 1947, या in August 1946? तो क्या लगता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास किया गया था? अरे समय स्टार्ट हो गया है, हर बार मैं ही बोलूंगा क्या? आपका समय स्टार्ट होता है अब मैं बोलूंगा आपका समय समाप्त होता है अब। बताओ
तो देवियों सज्जनों, समय समाप्त हो गया। सर अभी तो 5 ही सेकंड दिए थे। अरे बस बस हो गया भाई, इतने में 5 सेकंड में यार क्या से क्या हो जाता है। तुमको लग रहा है कि 5 सेकंड कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल आंसर क्या होगा ये जवाब दूंगा मैं। ठीक है, तो इन जुलाई 1947 इज द राइट आंसर। 4 जुलाई 1947 को इसको ड्राफ्ट को पेश किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसको पूरी तरीके से पास करके 14 अगस्त 15 अगस्त को आपको मालूम है 2 नेशन डिवाइड हो गए थे। सॉरी, भारत नेशन डिवाइड हुआ और 2 कंट्रीज फॉर्म हो गई। 18 जुलाई 1947 इस डेट को याद रखिएगा। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके साथ ही मैंने कुछ और भी आपके लिए लेकर के आया हूं, इसको भी प्लीज याद रखिएगा। उस समय राजा कौन हुआ करता था यह भी जरूर याद रखिएगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन जुलाई 18, 1947। तो 18 जुलाई 1947 को इसको पूरी तरीके से पास कर दिया गया, जबकि द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 4 जुलाई 1947। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो इसको रखा गया था वो 4 जुलाई 1947 को रखा गया था और रॉयल एसेंट इनको प्राप्त हो गई थी 18 जुलाई 1947 को। मतलब उस समय किंग कौन थे? किंग जॉर्ज 6। जरूर याद रखिएगा, हाँ भूलना नहीं। ठीक है, कौन थे? किंग जॉर्ज 6, इनको याद रखिएगा। ये ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन आ भी चुका है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के किए हो तो कर लो, लेकिन मुझको जो बताना था, मुझको ये वाला आपसे क्वेश्चन बताना था, तो इसको भी प्लीज याद रखिएगा। किंग जॉर्ज 6, नॉट किंग जॉर्ज 5, किंग जॉर्ज 6। तो देवियों सज्जनों, आई होप सो चल ही रहा होगा आपका भी सही कार्यक्रम। हाँ, तो तैयारी करते रहो। बहुत ज्यादा हिस्ट्री के लिए दिमाग मत खराब करना, समय अपना बचाना भी, समय इंगेज करना विज्ञान में भी, साइंस में भी, इन्वायरमेंट में भी। वहां से बहुत आसानी से क्वेश्चन किए जाते हैं। यहां पर जितने हम लोग क्वेश्चन करा देंगे इतना बहुत है, बहुत है, बहुत है। इन्हीं क्वेश्चंस के आसपास अपनी चीजों को पढ़ने का प्रयास करना, तो तुम वैसे ही इतनी नॉलेज खींच ले जाओगे कि तुमको खुद भी पता नहीं चलेगा। और मिसलेनियस क्वेश्चन अभी तुम्हारे साथ बहुत सारे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसीलिए मस्त दिमाग को ठंडा रखो, कैप्टन कूल रहो। मेरी तरफ से एक आध कोल्ड ड्रिंक पी लो, आराम से पढ़ते रहो। और है क्या, पढ़ो लिखो खाओ पियो ऐश। चलिए नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलान or the great tumult is the description of which of the following events? The revolt of 1857, the Mopla rebellion of 1921, the Indigo revolt of 1859-60, Birsa Munda revolt of 1899, 1900। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या ग्रेट कोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन करता है? 57 के विद्रोह का, 21 के मोपला विद्रोह का, 59-60 का नील विद्रोह का, बिरसा मुंडा के 1899-1900 का विद्रोह। फिलहाल आप सभी का समय समाप्त होता है। आप फिलहाल आंसर क्या होगा आपको मालूम है कि फिलहाल इसका जो आंसर है उल गुलान शब्द दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उल गुलान शब्द हम लगाते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह के साथ। तो बिरसा मुंडा इज द राइट आंसर, बिरसा मुंडा इज द राइट आंसर। मैंने इसके बारे में कुछ आपके सामने एक्सप्लेनेशन इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अभी हाल में 124वीं डेथ एनिवर्सरी मंगाई गई है बिरसा मुंडा साहब की, तो 124वीं डेथ एनिवर्सरी थी, इसलिए क्या कहते हैं थोड़ा सा चर्चा में भी बना रहा था। फिलहाल इनके थ्रू आप और भी चीजें याद रखिएगा, जैसे खूंट कट्टी सिस्टम क्या है, खूंट कत्ती सिस्टम क्या है, तो दिस वाज अ कंपोजिट फार्मिंग सिस्टम। इसके अलावा बिरसा मुंडा की मृत्यु दैट इज कॉलरा से हुई थी। बिरसा मुंडा ने जब रिवोल्ट किया था तो उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो उसमें एक मसीहावादी प्रवृत्ति आपको देखने के लिए मिलेगी, एक प्रकार के डिवाइन पावर को उन्होंने शो करने का प्रयास किया था। और एक प्रकार से ये ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट था, ना कि नॉन ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि 1857 के जो रिवोल्ट्स हुए हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स, वो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड
परिप्रेक्ष्य में हमको दिखते हैं। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। इसे ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट माना जाता है कि ना कि अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट। 1857 से पहले वाले अनऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट के रूप में हमको दिखते हैं। इसीलिए यह भी याद रखिएगा कि 1899 1900 का है, तो इसका मतलब ये एक संगठित विद्रोह के रूप में हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो प्लीज इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ करके रखिएगा, दैट इज बिरसा मुंडा साहब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा? निम्नलिखित में से किसने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया था? किसने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया था? ऑल इंडिया होम रूल लीग मूवमेंट, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो देवियों सज्जनों, आपका समय स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो क्या लगता है आप सभी को आंसर? जी हां, बिल्कुल आपने आंसर सही दिया है। ठीक है, जी हां, ऑल इंडिया होम रूल लीग, दैट इज इसने अपना नाम चेंज किया था महात्मा गांधी के अंडर में, तो वहां पे इनका नाम रख दिया गया था, दैट इज स्वराज्य सभा। क्या रखा गया था? स्वराज्य सभा। ठीक है, तो दिस वन। लेकिन हिंदू महासभा 1915 कौन स्थापना कर रहा है? महामना मदन मोहन मालवीय जी। महामना मदन मोहन मालवीय जी इसकी स्थापना करेंगे। किसकी? हिंदू महासभा की। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन 1916, इसी को ही क्या बोला जाता है? इसका दूसरा नाम क्या है? जस्टिस पार्टी। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? जस्टिस पार्टी। पी त्यागराज, सी एन मुदलियार और एक और साहब थे, तो उन्होंने बेसिकली इसकी स्थापना की थी। ठीक है, जस्टिस पार्टी की। और जस्टिस पार्टी वही पार्टी है जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जस्टिस पार्टी वही पार्टी है जो साइमन कमीशन का प्रॉपर समर्थन करेगी। ठीक है, राजनीति में प्रॉपर भाग भी लेगी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने इसकी 1905 में स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। यहां मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी लगाए हुए हैं, जरा आप इनको भी पढ़ करके रखिएगा, जो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। महामदन मनोहर मोहन मालवीय जी के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 में की गई थी। 1933 में यह एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था। 1933 में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था, प्लीज याद करिएगा। स्थापना लेकिन हो गई थी एज अ संगठन के रूप में 1915 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। इंडिया हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली में। जबकि आरएसएस को अगर देखेंगे तो यह 1925 में इसकी स्थापना होती है। के बी हेडगेवार जी के द्वारा स्थापित होती है। एज अ नॉन प्रॉफिट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। प्रमोशन ऑफ हिंदू नेशनलिज्म एंड हिंदुत्व। यहां पर अगर इनका मुख्यालय देखेंगे तो नागपुर आपको दिखाई पड़ेगा, इसीलिए आज भी आपको आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में देखने के लिए मिलता है। तो आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, ना कि हिंदू महासभा का। हिंदू महासभा का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। इसके संस्थापक कौन है? महामना मदन मोहन मालवीय, जो कि बेसिकली हिंदू महासभा अलग हुई है किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही ये अलग हुई है, लेकिन ये एज अ स्वतंत्र और बेसिकली स्थापित हुई है किस लिए? प्रमोशन ऑफ हिंदू नेशनलिज्म एंड द हिंदुत्व। तो इसको प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? नागपुर में। इसके अलावा जो अभी आप नाम देख करके आ रहे हैं, साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन, जो आप अभी पीछे नाम देख करके आए, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, यही है मेरे भैया क्या? जस्टिस पार्टी। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, तो दोनों नाम से इसको याद रखिएगा। सी एन मुदलियार, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। पहले अध्यक्ष कौन रहे? टी त्यागराज चेट्टी साहब इसके अध्यक्ष रहे। इन सबको आपको याद करने की नीड नहीं है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। आप इसके पहले प्रेसिडेंट के बारे में देख लीजिएगा, टी त्यागराज चेट्टी साहब हैं। ठीक है,
किन्होंने स्थापना की है, जरा इसको दिमाग में रख लीजिएगा प्लीज। CN मुदलियार, TM नायर, T त्यागराज चिट्टी जी, ठीक है। जनरल सेक्रेटरी कौन रहे हैं? तो मुदलियार साहब इसके जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। फाउंड हुई थी 1916 में और डिसॉल्व हो गई थी 27 अगस्त 1944 में, ठीक है। यही आगे जाकर के बनी थी किसमें? द्रविड़ कजगम पार्टी में बनी थी, और आगे जाकर के यही द्रविड़ कजगम पार्टी दो पार्टियों में टूट गई, जिसे आज आप द्रविड़ मुनेत्र कजगम देखते हैं, जो कि स्टालिन साहब के नेतृत्व में आपको दिखाई पड़ती है, और एक तरफ AIADMK आपको दिखाई पड़ती है, जिनकी जयललिता जी सुप्रीमो रही थी। तो आगे जाकर के टूटेगी यही द्रविड़ कजगम, DMK और AIDMK में। यही हुआ करती थी कौन? बेसिकली जस्टिस पार्टी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? मद्रास में। तो प्लीज याद रखिएगा, दैट इज जस्टिस पार्टी के बारे में। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर इज सॉल्वेशन डिस्कस्ड? किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? तो बताओ भैया, किसमें मोक्ष की चर्चा नहीं की गई है? जीवन का अंतिम उद्देश्य ही है सॉल्वेशन, किसमें चर्चा की गई ये भी नहीं पता रहेगा तो यार पाप हो जाएगा। तो भैया क्या है बताओ? हाँ, तुम ही से पूछ रहे हैं। हाँ, इधर चाय ना पियो, देख रहे थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा मेरे पास भी है। हाँ, मुझे चाय दिखाई दे रही है, तुम पी रहे हो चाय, ठीक है ना। इधर दिमाग लगाओ, इधर बोलो। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर सॉल्वेशन डिस्कस्ड? सो बताइए क्या लगता है आंसर आप सभी को? अरे बिल्कुल भाई, तुमने बिल्कुल सही किया। चाय वाय पी लो भैया, पी लो चाय पी लो। बिल्कुल, उपनिषद इज द राइट आंसर। उपनिषदा में हमें सॉल्वेशन की चर्चा देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उपनिषदों में हमें मोक्ष का देखने का मिल जाता है, ठीक है। दिस वाज द उपनिषद इज द राइट आंसर। इवन उपनिषदा, इवन भगवत गीता, दोनों में हमको मोक्ष के कॉन्सेप्ट को हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो बहुत बढ़िया आंसर दिया यार। थोड़ा चाय पी लेना भाई, ठीक है। मना नहीं कर रहा है यार, हो तो इधर भी फेंक देना, मैं भी पी लूंगा, ठीक है। सो चलिए देवियों सज्जनों, आपने उस आंकड़े को पार कर लिया है जिसमें 10,000 का इनाम रखा जाता है। अब हम लोग चलेंगे अपने दूसरे पड़ाव की तरफ। मतलब अब जो हमारा दूसरा पड़ाव आना है वो आना है 3,20,000 रुपए का। तो अरे ये मेरा पड़ाव है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। कब 3,20,000 आएगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा नहीं अभी, तो देखेंगे आगे। 3,20,000 सुनिश्चित रकम तो तुम्हारे हाथ में रहेगी कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ब्राह्मण वुमन हु कंपोज सम वैदिक हिम्स? निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मण महिला थी जिसने कुछ वैदिक भजनों या मंत्रों की रचना की है? लोपामुद्रा, गार्गी, सावित्री या लीलावती? देवियों सज्जनों, समय आपका स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अरे यार पेपर लगा अक्टूबर में, मेरे कहने पे करोगे क्या भैया? समय स्टार्ट है, ठीक है। समय भाग रहा है पानी की तरीके, ठीक है। तो क्या लगता है आंसर, ये बताओ। लोपामुद्रा, गार्गी, सावित्री या लीलावती? बिल्कुल 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 सही जवाब आप लोगों ने दिया है। जी हां, इसका आंसर लीलावती नहीं है, लोपामुद्रा है। तुम क्या सोचो मैं गलत लगाऊंगा? ना ना ना, मैं 4 बार क्रॉस चेक करता हूं तभी देता हूं चीजें अपने दिमाग में, ठीक है। तो लोपामुद्रा इज द राइट आंसर। इसके अलावा भी, लोपामुद्रा के अलावा भी कुछ मैंने नाम रखे हुए हैं, इनका भी कम से कम याद रखिएगा। ब्रह्मवादिनी और एन एक्सपाउंडर of the Veda are those women who compose any hymns of the Vedas. कौन कौन सी महिलाएं थी? तो लोपामुद्रा जी का नाम जरूर याद होना चाहिए आपको। विश्वारा, घोषा, अपाला, सिक्ता, ठीक है, मैत्रेयी, घोषा, इनके नाम कम से कम याद रखें। दिस वन, लोपामुद्रा, विश्वारा, सिक्ता, घोषा, मैत्रेयी, तो कम से कम इनके नाम याद रखें। ये वो स्त्रियां हैं जिन्होंने वेदों की बहुत सारे मंत्रों की रचनाएं की हैं।
और ब्रह्मवादिनी भी इनको बोला जाता है। वेदों की व्याख्या करने वाली लोपामुद्रा, विश्वारा, सिकता, घोषा और मैत्रेयी। मैत्रेयी, प्लीज नाम को याद रखिएगा। ठीक, तो ठीक है देवियों सज्जनों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर महाशय हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेश किया जाए। हु रोट द बुक लाइट ऑफ एशिया? करते रहो, लाइव में तो और थोड़े कठिन लेके आऊंगा, ठीक है। हु रोट द बुक लाइट ऑफ एशिया? ई स्मिथ, मैक्समूलर, नन ऑफ दीज, एडविन अर्नॉल्ड। किसने किया था? लाइट ऑफ एशिया बुक किसने लिखी है? आप इतना बता दीजिए मुझे। समय आपका अब समाप्त होता है। आंसर, हाँ बिल्कुल सही दिया है आपने आंसर, पहले भी आ चुका है मुझे मालूम है, स्टिल आने की पॉसिबिलिटी बहुत है। जी हाँ, एडविन अर्नॉल्ड इज द राइट आंसर। एडविन अर्नॉल्ड इज द राइट आंसर। एडविन अर्नॉल्ड इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फिलहाल। Which animals are depicted on the famous पशुपति seal of मोहनजोदारो? मोहनजोदारो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर किन जानवरों को दर्शाया गया है? हॉर्स, बुल, एलिफेंट एंड टाइगर, टाइगर, राइनोसिरोस, बुल एंड बफेलो, लायन, बुल, बफेलो एंड यूनिकॉर्न, टाइगर, बुल, एलिफेंट एंड राइनो। तो घोड़ा, बैल, हाथी और बाघ, बाघ, गेंडा, बैल और भैंस, शेर, बैल, भैंस और गेंडा, बाघ, बैल, हाथी और गेंडा। तो देवियों सज्जनों, समय स्टार्ट हो चुका है। मेरे बोलने के साथ ही समय स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या लगता है आंसर? हाँ हाँ हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं, आप ही से। हाँ देवी जी, इधर थोड़ा सा, इधर दिमाग लगाइए प्लीज, इधर लगाइए दिमाग प्लीज। देवी जी, क्या होगा आंसर? आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूं, बिल्कुल। क्या बताया आंसर आपने? हाँ हाँ हाँ, मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं आपका आंसर। आप बताइए, आंसर बताइए सर। ए आंसर है आपका, कोई बात नहीं, ठीक है। भाई साहब आपका आंसर? सर सी। अच्छा ठीक है, फिलहाल समय आप सभी का समाप्त हो चुका है और अब मेरी बुद्धि जागृत होती है, मैं देखता हूं क्या है आंसर। तो देवी जी ने आंसर दिया था ए, मतलब हॉर्स, बुल, एलिफेंट एंड टाइगर। फिलहाल आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम है कि हॉर्स जो है वो आर्यंस लेकर के आएंगे। सिंधु घाटी में हमें नहीं पता था कुछ भी हॉर्स के बारे में, जानना भी नहीं, ठीक है। अब ये मत कहना सर सिर्फ कोतदार में तो बोन्स मिली हैं, अरे छोड़ो उन सबको। सिंधु घाटी वालों को हॉर्स के बारे में नहीं पता, लोहे के बारे में। लोहा तो है, लोहा तो चल, लोहा कौन लेके आया? हाँ लोहा, आयरन, आयरन कब आया तुम्हारे यहां? क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन मिला है? हाँ भैया, दिस वाज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, नॉट द आयरन एज सिविलाइजेशन। अगर आयरन एज होती तो फिर तुम्हारा मन कभी ना करता इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखने का, समझ लो। वहां भाई भाई बहुत पीस लविंग सोसाइटी है। अरे यार, उस समय तुम्हें मिलते रहे टॉयज, खिलौने। आयरन टूल्स होते तो खिलौने ना मिलते, गर्दनें मिलती, समझ रहे हो। आयरन मिलेगा तुम्हें लेटर वैदिक पीरियड में, आओ वहां से आयरन मिलना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो फिर महाजनपद भी देखने के लिए मिलेगा। जनपद महाजनपद, ये कैसे बना? आयरन की ताकत पर, समझ रहे हो। एक दूसरे के क्षेत्र को प्राप्त करने की हो लग गई। फिलहाल देवी जी ने जो आंसर दिया था वो गलत हो गया है। भाई साहब ने भी एक आंसर दिया था, भाई ने दिया था हमारे आंसर बुल, बफेलो, यूनिकॉर्न। अरे नहीं भाई, ये नहीं मिला था सर। फिर अब मैं आंसर दूंगा ना यार, ये मिला था तुम्हें टाइगर, बुल, एलिफेंट और राइनो, ठीक है। हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही था, बिल्कुल बिल्कुल। टाइगर, बुल, एलिफेंट एंड राइनो, यहां पर देखने का प्रयास करें। यह है आपका क्या
ये है आपका यूनिकॉर्न बुल, ये है आपका यूनिकॉर्न बुल, एक श्रृंगी पशु, ठीक है, यूनिकॉर्न बुल। ये है आपका राइनो, कौन है, राइनो, ये राइनो अंकल है, ठीक है। और ये आपको दिखाई पड़ेगा एलिफेंट चाचा, और ये है आपका टाइगर, टाइगर, समझ रहे हो, टाइगर। तो समझ गए होंगे बात को, ठीक है। और दो लोगों को कहे छोड़ दो भैया, वो कहेगा भैया हमको एक्सक्लूड काहे कर रहे हो, हम तो प्रभु के चरणों में बैठे हुए हैं। तो जी हाँ, दिस वन इज डियर ऑल्सो, डियर ऑल्सो। तो दो डियर आपको बना करके दिखाया गया। और ये जो है दिस इज द प्रोटो शिवा, ये कौन है, ये है प्रोटो शिवा, आदि शिवा, ठीक है, आदि शिवा की आपको यहां पर पिक्चर दिख रही है पशुपति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्गा प्रतिसर्गा वंशा मनवंतरा वंशानुचरिता आर इंडिकेटर ऑफ वेदास उपनिषदास पुराणास या सूत्रास। सर्गा प्रतिसर्गा वामसा मनवंतरा वंशानुचरित संकेतक है, संकेतक हैं किसके, वेदों उपनिषदों पुराण और सूत्र साहित्य के। क्या लगता है देवियों और सज्जनों, पहले भी आ चुका, 2 बार क्वेश्चन निकला यहां से, 2 बार, हाँ हल्के मत लेना। अच्छा सर ऐसा है क्या, अरे और नहीं तो क्या, अभी तुम्हें दिखाता हूं। क्या दिखाएंगे सर, अभी अरे रुको तो, अभी समय तो समाप्त होने दो, मैं तब तक कुछ नहीं बताता जब तक समय समाप्त ना हो जाए। तो आपका समय समाप्त होता है अब, जी हाँ समय समाप्त हो गया आपका। तो अब क्या सर, आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे और क्या। फिलहाल ये सारी जितनी भी 5 पार्ट लिखे हैं बेसिकली मत्स्य पुराण में, 5 पार्ट क्लासिफाई किए गए पुराणों के, उन 5 पार्ट्स में क्लासिफाई करके ये 5 पार्ट बनते हैं, सर्गा प्रतिसर्गा वंशा आपका मनमंत्रा और वंशानुचरितम, ठीक है। क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। यहां पे शायद मैंने आपको पढ़ाया भी था कि बेसिकली पुराणास में 5 भागों में 5 टॉपिक्स की चर्चा की गई है। इवन 4 युगों का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो भी बेसिकली पुराणों में डिस्कस किया गया है। तो यहां पर 4 युगों का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, आप देख रहे होंगे यहां पर सत्य, त्रेता, द्वापर एंड कली। तो आपसे पूछा जा सकता है किसमें वर्णित है, तो पुराणों में वर्णित है। अरे देखो ना लिखा है यार, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो। और इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया। सर्गा, सर्गा मींस क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ है ये चीज आपको पुराणों में बताया गया है। वर्ल्ड का कैसे विध्वंस हो गया ये भी बताया गया है, और उसका फिर से कैसे क्रिएशन किया गया, दैट इज रिक्रिएशन, वो प्रतिसर्गा में बताया गया। आपको मालूम है 14 मनु हुए हैं, तो हर मनु जो है हम सब किसकी संतान है, दैट इज मनु की संतान। मनु कौन है, हमारे आदि पुरुष हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 14 मनुओं के बारे में भी चर्चा की गई है। पीरियड ऑफ द वेरियस मनुस, हर एक नई सृष्टि के साथ मनु का आगमन होता है। वंशा, जिसमें ईश्वर और जो ब्राह्मण्स ऋषिज हैं उनकी वंशावलियों की प्रॉपर चर्चा की गई है। न केवल ईश्वर की ऋषियों की, बल्कि जो वंशानुचरिता देख रहे हैं आप, इसमें बेसिकली राजाओं की वंशावली की भी चर्चा की गई है। राजाओं की वंशावली की भी चर्चा की गई है। तुम पढ़ करके आ गए, सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा, पाल और सेन कैसे राजा थे जरा बता देना, सूर्यवंशी राजा और चंद्रवंशी राजा। तो दिस वन इज अ क्लेम करते हैं ना बहुत सारे, हम हिस्ट्री में देखते हैं कुछ सूर्यवंशी राजा अपने आप को बताता है, कोई चंद्रवंशी राजा अपने आप को बताता है। तो बेसिकली पुराणों से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये, सर्गा प्रतिसर्गा मनमंत्रा। सर्गा का मींस क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, प्रतिसर्गा का वर्ड रिक्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सृष्टि के पतन के बाद फिर से उसको क्रिएट किया गया, दैट इज रिक्रिएशन। मनमंत्रास क्या है, इसमें बेसिकली मनु की चर्चा की गई है। मनु कौन है, दैट इज हमारे आदि पुरुष। वंशा में बेसिकली जीनोलॉजी दी गई है ईश्वर की, ऋषियों की। वंशानुचरिता में बेसिकली हमें राजाओं की वंशावली इसमें दी गई है, सूर्यवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा, इनको भी याद रखिएगा, ठीक। और 4 युगों के बारे में भी पुराणों में आपको बताया गया है। पुराण जो है बेसिकली संस्कृत में भी लिखे गए हैं और स्थानीय भाषा में भी वर्णित हैं, दोनों भाषाओं को यूज किया गया है। पुराण बेसिकली सिंप्लीफाई
वर्जन हो गया है, सिंप्लीफाई किया गया है वेदास को पुराणों के रूप में भी, तो हम देख सकते हैं। ठीक, मत्स्य पुराण में बेसिकली ये 5 क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, किसमें? मत्स्य पुराण में। ठीक, नेक्स्ट, मत्स्य पुराण जो है तुम्हारा सातवाहन वंशों के बारे में भी बताता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इब्न बतूता। ही वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, पता नहीं। ही वॉज ऑर्डर्ड टू गो टू चाइना एज द एम्बेसडर ऑफ द सुल्तान ऑफ द मंगोल रूलर। तो जाओ। ड्यूरिंग हिज टाइम इन इंडिया ही नेवर ट्रेवल टू साउथ इंडिया, वो कभी साउथ इंडिया नहीं गया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? 1 2 1 3 2 3 1 2 3। इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप सभी देवी और सज्जनों विचार करें। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। उन्हें मंगोल शासक के सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। मंगोल शासक मत लिखो यार, इब्न बतूता, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान के राजदूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया था। ठीक है, इसको हटा दो, चाहे यहां पे ले लो, चाहे इब्न बतूता, कौन सा? मोहम्मद बिन तुगलक। ड्यूरिंग हिज टाइम इन इंडिया ही नेवर ट्रेवल्ड, दक्षिण भारत की उसने यात्रा कभी नहीं की थी। तो क्या लगता है देवियों सज्जनों? आंसर आप सभी का समय कंटिन्यू है। सोचिए 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 सोचिए, साथ में क्या जाएगा अक्टूबर में आपके? सर यही सब जाएगा जो देख रहे हैं, एमबीटी जाएगा हमारे साथ। हाँ ये बात सही है, बहुत बढ़िया। सोचिए, अब इतना सोचोगे तो कैसे काम चलेगा भैया? आंसर दो यार, हो गया। फिलहाल कौन सा कथन सही है? तो मेरे भाई पहला सही है, एमबीटी के समय में आया था, किताब लिखी थी रेहला, हाँ, मोरक्को निवासी इब्न बतूता। तो एमबीटी के राजदूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया था, लेकिन नहीं गया था। ये तुमको ही मालूम है, बहुत ही खराब किस्म का था यार, मतलब जाना चाहिए था, राजा कह रहा जाना चाहिए था, नहीं गया। भारत में अपने समय के दौरान से दक्षिण भारत की कभी यात्रा नहीं की, गलत लिखा है। दक्षिण भारत की यात्रा की थी उसने, वो साउथ इंडिया गया था और श्रीलंका भी गया था, और श्रीलंका से फिर कल्टी मार के निकल गया था कहां? वापस। तो साउथ इंडिया की उसने यात्रा की थी, साउथ इंडिया वो गया था। ठीक है, तो फिलहाल तुम सब डी की तरफ गए थे, मैं बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए मैंने तीसरा ऑप्शन रख दिया था। तो 1 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1 2 का 4 नहीं होता है, इसीलिए मैंने 1 2 ही लिखा हुआ है, 3 लिखा ही नहीं मैंने। ठीक है, तो 1 2, तो दोनों बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है। यात्रा नहीं की बल्कि उसने की थी, गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ह्यूमन स्केलेटन हैव कम आउट फ्रॉम द सेम ग्रेव। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, सराय नाहर राय से, दमदमा से, महादहा से, लंगनाच से। देवियों सज्जनों क्या होगा इसका आंसर? यूपी स्पेशल, क्या हिस्ट्री का पार्ट? हाँ हाँ भाई तुम ही से पूछ रहे। अरे हाँ भैया तुम ही से पूछ रहे, तुम ही से। हाँ इधर दिमाग लगाओ, नहीं बगल वाले भाई की बात मत सुनो, अपना दिमाग इधर लगाओ। हाँ इधर आओ, बताओ। हाँ तुम ही तो पूछ रहा हो आंसर। हाँ हाँ बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही तुमने आंसर दिया है। दमदमा, दमदमा से निकला है क्या? 3 मानव कंकाल निकले हैं, 3 मानव कंकाल निकले हैं। समझ रहे हो कितने निकले हैं? 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से। ठीक है, याद रखना। अगली बार यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हिस्ट्री वाले लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो आज बता दिया है, अगले वाले में तैयार करके आना। दमदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट यूज इन मोस्ट ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन इज खरोष्ठी, संस्कृत, ब्राह्मी, अन देवनागरी। कौन सी यूज की गई है? खरोष्ठी,
संस्कृत, ब्राह्मी और देवनागरी? क्या लगता है आप सभी को आंसर? क्या लगता है आप सभी को आंसर? बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर, ब्राह्मी इज द राइट आंसर। देखो, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, प्राकृत लैंग्वेज थी। क्या थी? प्राकृत लैंग्वेज थी। प्राकृत लैंग्वेज है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है इसको। सबसे पहले किसने पढ़ा था इनको? तो आपको मालूम है, जेम्स प्रिंसेप ने। खोजा किसने था? टिफिन थैलर ने। टिफिन थैलर। ठीक, चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1920, अच्छा इसको हम लोग कर ही चुके हैं तो ये दोबारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स: कैबिनेट मिशन, वेवेल कमीशन, डायरेक्ट एक्शन डे, रॉयल नेवी म्यूटिनी। क्या होगा इसका आंसर? क्या लगता है आपको इसका आंसर? हिंदी में देख लीजिए प्लीज। कैबिनेट मिशन, वेवेल आयोग, डायरेक्ट एक्शन डे और रॉयल नेवी रिवोल्ट। क्या लगता है आंसर? समय आपका स्टार्ट है, समय स्टार्ट है आप सभी का, प्लीज बताइए। जी हां, आपका आंसर मैं अब बताता हूं। ठीक है, आओ देखें। डायरेक्ट एक्शन डे आपको मालूम है 1946 अगस्त वाला, 16 अगस्त 1946। रॉयल नेवी विद्रोह फरवरी 1946। वेवेल कमीशन 1945। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। सही किसका है? सही सही बताना, नहीं तो आज कैबिनेट मिशन जरूर आएगा तुम्हारे दिमाग में, समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल सही। सब लोग बताना किसका ये सही था आंसर। तो सही अनुक्रम का चयन करें। तो आप सभी को मालूम है वेवेल कमीशन सबसे पहले आएगा, दो दो आंसर हो गया। इसके बाद रॉयल नेवी म्यूटनी, बिल्कुल सही है। इसके बाद सभी को मालूम है कैबिनेट मिशन ने मांगी नहीं थी मान, किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना की। और किसकी? हम पाकिस्तान नहीं देंगे, उसने कहा हम लड़ाई कर लेंगे। लड़ाई कर लो, फिर क्या करें। फिलहाल 2 4 एंड 1 3, तो 1 3। ठीक है भाई, ठीक, चलिए। फिलहाल आप सभी के आंसर ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म क्या था? क्या लगता है भैया, बताओ। भक्ति, इमेज वर्शिप और यज्ञास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। भक्ति छवि पूजा, छवि पूजा का मतलब मूर्ति पूजा, ठीक है। इमेज वर्शिप, ठीक है। वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति। क्या लगता है भाई साहब, बताइए। देवियों सज्जनों, समय स्टार्ट है आप सभी का। अगली बार मिलेंगे आपसे लाइव। बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। जिसने भी बी आंसर लगाया है वो बिल्कुल 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 गलत है। फिलहाल आंसर क्या है? वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञास। अरे इमेज वर्शिप, आइडल वर्शिप कहां थी उस समय भाई? सोचो तो क्या होगी? दैट इज वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञास। तो नेचर वर्शिप है, यज्ञ है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलॉसफी? षट दर्शन की बात कर रहा है यहां पर, ठीक है। दर्शन, षट दर्शन की बात कर रहा है यहां पर। तो सिक्स दर्शन में कौन हिस्सा उसका नहीं है? मीमांसा, वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिका, सांख्य और योग। क्या होगा इसमें आंसर?
जी हां, वेरी गुड, बहुत सही आपने आंसर दिया है। यहां पर षड दर्शन की बात कर रहा है, तो षड दर्शन आप सभी को मालूम है, मीमांसा भी दर्शन है उसका, न्याय दर्शन भी है, वैशेषिक भी दर्शन है उसका, सांख्य दर्शन भी है, योग दर्शन भी है। लेकिन यह तो बिल्कुल नहीं है लोकायत और कापालिका। कापालिका बेसिकली शैव दर्शन है। लोकायत मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी को प्रमोट करता है। चावार, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, क्या मालूम। इस फिलॉसफी में बहुत से लोग जी रहे हैं। देखो ना, हमारे जितने यहां से गबन करके भागे हैं सब इसी में थे, हाँ, लोकायत में। तो चलिए कोई नहीं, लोकायत एंड कापालिका इज द राइट आंसर। चलिए कोई नहीं, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर लिस्ट। आप सभी को मालूम है, दो भागों में डिवाइड किया गया था प्रांतीय विषय को, रिजर्व्ड और ट्रांसफर में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट? वो आपसे आरक्षित विषयों के बारे में पूछ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू एंड पुलिस सिस्टम। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन ऑप्शन में सोचना है। तब तक मैं हिंदी वाले भाइयों के लिए, देवियों के लिए बोल देता हूं हिंदी में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषयों के रूप में माना जाता था? न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व एवं पुलिस। सही उत्तर का चयन करें। 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 4, या नन ऑफ दीज। मेरी तरफ से लगा लो, क्या लगता है आंसर? बताओ, नहीं बताइए बताइए। हाँ देख रहे हैं। हाँ आप नहीं, बिल्कुल सही लगा रहे हो भाई, आंसर बदलो नहीं। सही है, बिल्कुल सही है, लगाओ। आप पहला लगा रहे हो ना, बिल्कुल सही लगा रहे हो, लगाओ। बगल वाले से पूछो नहीं, बताओ। हाँ बता दिया। चलिए समय समाप्त हो गया, अब फ्रीज हो चुके हैं आप, अब आप आंसर नहीं बदल सकते, ठीक है। तो फिलहाल न्याय प्रशासन, ऐसा पावर कौन किसको हाथ में देगा, तुम ये सोचो। ऐसी पावर कोई किसी को देता है? न्याय करने की पावर अगर भारतीयों के हाथ में दे देंगे तो बैंड बच जाएगी अंग्रेजों की, कभी देंगे ना। तो सर एक तो होगा, बी गया काम से। स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब क्या लगता है तुमको कि स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हमारे राजाओं महाराजाओं ने क्या कहते हैं यहां पर, क्या कहते हैं, इंटरफेयर नहीं किया। चोल काल में देखो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देख लो, पूरी ऑटोनॉमी दी हुई। मोस्टली एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे, ऑटोनॉमी ही एक प्रकार के देते थे वो लोग, ज्यादा इंटरफेयर करते ही नहीं थे। तो अंग्रेज क्या करेंगे इंटरफेयर करके? सोचो, अब क्या जरूरत है कि पंचायत में बैठ करके सीएचसी और पीएचसी का निर्माण करें, वहां पर वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए। लगता है तुमको करेंगे? वो तुम करो, उनको तो चाहिए पैसा, तो पैसा वो तुमको कभी देंगे नहीं, ठीक है। वो तो भू राजस्व, और यही सबसे बड़ा सिस्टम है उनके। अरे भाई, हार्ट है ये अपने आप में उनके लिए, ये अपने आप में उनके लिए क्या है? ब्लड है उनके लिए, समझ रहे हो। तुम्हारा ब्लड निकाल लिया कहां से? इस पैसे के माध्यम से, और उन्होंने ले ली। पुलिस डंडा मारेंगे नहीं तब तक खून सूखेगा नहीं, तो ऑब्वियस बात है पुलिस भी अपने हाथ ही में रखेगा गवर्नर, ठीक है। सो आरक्षित विषयों में कौन से होंगे? 1 3 4। बगल वाला सही बता रहा था तुमको, और तुम अपना दिमाग लगा रहे थे, तो कभी कभी बगल वाले से पूछ भी लेना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? बगल वाले से हम पूछेंगे और नहीं पूछ पाओगे सर, क्यों? और कैमरे लगे हैं, समझ रहे हो। ये 4th आई ऑफ हमारे योगी बाबा है, मतलब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस समय बहुत कायदे से पेपर लेगा, बहुत कायदे से पेपर लेंगे अब, समझ रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मुंह से निकला था प्रधानमंत्री, तो ईश्वर से प्रार्थना है आदरणीय मोदी जी के बाद जब भी 10 साल 15 साल 20 साल बाद हमारे, समझ ही गए होंगे आप लोग। सो बताने का अर्थ सीधी सी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार जो परीक्षा व्यवस्था है वो बहुत कड़ी होने वाली है, समझ रहे हो।
द 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 15th 16th 17 जितने भी आईज हैं वो सब लगे रहेंगे तुम्हारे ऊपर। प्रशासन लगा हुआ है, देख रहा है, हाँ क्या है, नकल कर रहे हो, जरा लो इसे कोपचे में, समझ गए ना? तो डोंट डू दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है? अपनी बुद्धि लगाओ, वही सही है, अपनी बुद्धि सबसे ऊपर, ठीक है? जगन्नाथ जी का नाम लो तो नाथों के नाथ का नाम लो, नाथ के नाथ ही बेड़ा पार करेंगे, और मेहनत करते रहना। तो 1 3 4 करना, ठीक है? और ये तुम खुद ही सोचो, सरकार आज भी देखोगे तो फंडिंग की कमी है, इसमें कमी है, ये सरकार ज्यादा, अब हम डेमोक्रेटिक हैं तो 3 टायर स्ट्रक्चर चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन पूरे इतिहास में इस सिस्टम में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया गया, ना एंशिएंट हिस्ट्री, ना मिडिवल हिस्ट्री, ना उसमें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में जुड़ा हुआ था, जिसे बाद में बेथून महिला स्कूल के नाम से भी जाना जाने लगा? Who among the following was associated as secretary with Hindu female schools, which later came to be known as Bethune Female School? तो बेथून स्कूल के सचिव कौन थे? सीधी सी बात पूछ रहा तुमसे। 35 कन्या महाविद्यालयों की स्थापना करवा दी थी, जिनका भी जो भी आंसर है। महिलाओं और जो लोअर कास्ट है उनके लिए, नॉन ब्राह्मण्स हैं उनके लिए संस्कृत के दरवाजे खोल दिए, संस्कृत पढ़ाना चालू कर दी। अब बताओ क्या होगा आंसर? सर ऑब्वियस सी बात है, देवेंद्रनाथ टैगोर। फिलहाल मैंने कहा था मेरा समय अभी स्टार्ट हुआ नहीं, तुमने आंसर पहले दे दिया। समय स्टार्ट होता है अब आंसर दो। क्या लगता है भाई? एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजिनी नायडू। समय हो गया समाप्त, बदल दिया आंसर, बहुत अच्छा किया, बिल्कुल सही तुमने अब आंसर दिया है, ICVS, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आई होप सो अब समझ गए होगे, ठीक है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं है यार, तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की 1839 में, 1843 में मर्ज कर दिया ब्रह्मो समाज से, है? सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेसी अध्यक्ष, एनी बेसेंट पहली कांग्रेस की अध्यक्ष बनेंगी, हाँ? तो नेक्स्ट, कुमारन आसन इज एसोसिएटेड द सोशल रेनेसांस इन विच अमंग द फॉलोइंग करंट स्टेट? कुमारन आसन कुदियारसु पत्रिका निम्नलिखित वर्तमान राज्यों में से किस में सामाजिक पुनर्जागरण से जुड़े हुए थे? तो क्या लगता है भैया? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नन ऑफ दीज। कहां के थे कुमारनासन जी? कहां से जुड़े हुए थे? अरे बहुत सही, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, ये रहा आंध्र प्रदेश तुम्हारा आंसर, ये लिखा है आंध्र प्रदेश। तो फिलहाल आंध्र प्रदेश नहीं है भाई, केरला है, केरला को याद रखो, नॉट आंध्र प्रदेश, ठीक? वेरी गुड। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डिफेंडेड अरविंदो घोष इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस? निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किया? तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। किन्होंने किया था भाई अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, माणिकतल्ला केस? इसी केस में बचने के बाद अरविंद घोष साहब जो हैं फिर सन्यास ले लेंगे, बताएंगे जेल में मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो गए, अब मैं सन्यास ले रहा हूं, अब यहीं से वो सन्यास ले लेंगे। आंसर क्या है भाई? समय चालू है भाई, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, समय चालू है, तुम आंसर दो। तेज बहादुर सप्रू, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी, चित्तरंजन दास जी। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, बंगाल के हैं, बिल्कुल सही। सीआर दास जी, सीआर दास ने इनका बचाव किया था, सीआर दास जी ने इनका बचाव किया था, तो सीआर दास जी ने ही इस मामले को लीड किया था। आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द सदर दीवानी अदालत? सदर दीवानी अदालत किसने किया था भैया? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन मैकफरसन, वेलेस्ली। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉन मैकफरसन, वेलेस्ली। किसने सदर दीवानी अदालत की स्थापना की? क्या लगता है भैया? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही आपका आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जॉन मैकफरसन पढ़ा था नाम इसका। चलिए जॉन मैकफरसन के बारे में बता देते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के जस्ट बाद जो गवर्नर जनरल बना था वो कौन बना था?
कॉर्नवालिस भैया एक्टिंग गवर्नर जनरल थे उस समय ये, तो मे भी तुमसे पूछ सकता है एक्टिंग गवर्नर जनरल कौन था पहले। पहला एक्टिंग गवर्नर जनरल कौन था? तो जॉन मैकफर्सन। ठीक है, मैकफर्सन साहब एक्टिंग गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जैसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री वैसे कार्यवाहक गवर्नर जनरल। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बेसिकली इस सिस्टम की स्थापना की थी प्रॉपरली। उसने दीवानी अदालत की स्थापना की थी, सिविल फौजदारी अदालत क्रिमिनल मामलों को देखती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उसके ऊपर जो हुआ करती थी सदर दीवानी अदालत हुआ करती थी सिविल कोर्ट, सदर निजामत अदालत हुआ करती थी क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, सदर निजामत अदालत हुआ करती थी क्रिमिनल कोर्ट, यहां पर सदर दीवानी अदालत हुआ करती थी। ठीक है, ये नीचे हुआ करती थी, इसकी अपील इसमें करते थे, इसकी अपील इसमें करते थे। अगर इन दोनों की बात नहीं समझ में आती थी, अगर तब भी नहीं तुम संतुष्ट हो रहे हो, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता वाले में चला जाता था, 7074 वाली एलिजा एमपे वाली। अगर इनकी भी बात तुमको समझ में नहीं आती है तो फिर प्रिवी काउंसिल किंग वाली कोर्ट में जाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर चल रहा था। आगे जब कॉर्नवालिस आएगा तो कॉर्नवालिस इसको खत्म कर देगा, दीवानी मतलब डिस्ट्रिक्ट अदालतों को खत्म करके 4 मोबाइल अदालतों को यूज करेगा। मोबाइल जियो दन वाला नहीं, मतलब गतिशील इधर उधर जाने वाली, इधर उधर, तो 4 चल अदालतों का भी निर्माण कर देगा। ठीक है, तो ठीक है, आई होप सब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन विद देयर प्लेसेस ऑफ डिस्कवरी। गिरनार, सोपारा, यर्रागुड्डी, धौली। कहां पे भैया? उड़ीसा, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात। शिलालेख और उनके खोज का स्थान चयनित कीजिए। गिरनार, सोपारा, येरागुड्डी, धौली। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो आंसर समाप्त, समय समाप्त, समाप्त देंगे नहीं समय? ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या समय देंगे? गिरनार गुजरात ले जाओ, हमारे आदरणीय मोदी जी के यहां। ठीक है, सोपारा ले जाओ महाराष्ट्र, अरे महाराष्ट्र जाओ भाई। ठीक है, धौली ले जाओ उड़ीसा, येरागुड्डी ले जाओ आंध्र प्रदेश। हो गया आंसर? सर हो गया। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए का 4, ए ही से निकल आया आंसर, बाकी जाने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां चले गए? यहां आ गया। डिपार्टमेंट ड्यूरिंग अकबर टाइम। मिलिट्री डिपार्टमेंट वजीर, इंटेलिजेंस बरीद, इंफॉर्मेशन ऑफिसर वाकिया नवीस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मीरा बख्शी। आपको मैच द फॉलोइंग में करना है। यह हो गया आपका इंग्लिश में, देख लो इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट, सैन्य विभाग, आसूचना अधिकारी, सूचना अधिकारी, राजस्व विभाग। क्या लगता है आंसर? बिल्कुल 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 सही है। आप सैन्य विभाग को मीर बख्शी के साथ ले आओ, तो ए को ले जाओ 4 के साथ, फिर से निकल आया आंसर तुम्हारा। यार सब सही कर रहे हो यार, 150 में 150 लाओगे लग रहा है इस बार। राजस्व विभाग वजीर, पैसे का काम वजीर का ही होता है भाई, तो डी ले गया 1 में। सूचना अधिकारी आओ, वैसी बात है बरीद। सूचना अधिकारी कौन हो गया? दिस वन इज योर वाकियाई नवीस। वाकियाई नवीस, तो जो आपको वाक्या बताए कि देखो वहां में ये वाक्या हुआ था, तो मतलब क्या है? सूचना तुमको दे रहा है। अच्छा ये वाक्या हुआ था, अच्छा अच्छा अच्छा, वो लड़ रहा था वहां पे, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, सूचना हो गया है। सूचना का मतलब है पहले आ लग गया, अब आ लग गया तो मतलब वो हो गया तुम्हारा बरीद, मतलब इंटेलिजेंस ऑफिसर। पहले से उसे आ लगा दिया, कहा तुम्हारी सूचना सही है कि नहीं पता नहीं, सूचना मतलब मैं इसको चेक करके बताऊंगा। ठीक है, सो दैट इज सूचना। चलिए कोई नहीं, फिलहाल हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। समुद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू एज्यूम द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। बिल्कुल सही। द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन वॉज कंपोज्ड बाय हरिसेना इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम। The Allahabad pillar inscription is of a special type known as Prashasti, which means in praise of.
कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? एक दो, ओनली दो, दो तीन, एक दो तीन। हिंदी में क्या है? समुगुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण की थी। ओके। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना हरिसेना ने कविता के फॉर्म में की है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख एक विशेष प्रकार का है जिसे प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। कौन से क्वेश्चन सही हैं? एक दो, दो तीन, केवल दो, एक दो तीन। समय स्टार्ट, बताइए आंसर। अरे समुद्रगुप्त, समय समाप्त हो गया भाई। अब आंसर दे भी रहे तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे। समय समाप्त, अब आंसर नहीं लूंगा मैं। समुद्रगुप्त कहां था भाई? ये तो चंद्रगुप्त फर्स्ट था जिसने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। सर हाँ याद आ गया। तो एक को काट दो, वो कटा, वो कटा, बचा कौन? बी और सी। देख लेते हैं। हरिसेन ने रचना की थी, ये बिल्कुल सही है। एक प्रशस्ति के रूप में लिखा गया, ये भी बिल्कुल सही है। प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, प्रशंसा। प्रशस्ति जो प्रशंसा में लिखा जाए, दैट इज प्रशस्ति। दो तीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is a proponent of neo-Marxism? ये थोड़ा सा करंट में प्रचलित में रहा, इसीलिए मैं इसको ले आया। कौन नव मार्क्सवाद का समर्थक है? हैबरमास, एरिक फोरम, चार्ल्स टेलर, मिल्टन फ्रीडमैन। क्या लगता है आंसर? मिसलेनियस भी तो आएगा ना यार, 24-25 क्वेश्चन आने तो मिसलेनियस भी तो आएंगे। तो दिस मिसलेनियस। आयोग भी इधर उधर से जाके पूछ लेता है, मैं भी इधर उधर से जाके पूछ लूंगा, मेरी मर्जी। वहां पे आयोग की मर्जी, यहां मेरी मर्जी। ये क्लेम नहीं कर सकते हो सर ये कहां से पूछ लिया। आयोग के भी क्लेम नहीं कर सकते हो, मुझसे भी क्लेम मत करो। तो दिस इज मिसलेनियस मान लो। बताओ आंसर। कुछ तो मैं भी चाहूंगा तुम ना कर पाओ, ऐसा क्वेश्चन जो तभी देखा ही ना हो। तो फिलहाल देखा होगा, खासकर अखबारों में प्रचलन में था। तो हैबरमास इज द राइट आंसर। फिलहाल दिमाग में रखिए चलिएगा हैबरमास। ठीक है, तो हैबरमास को याद रखिएगा। नेक्स्ट वन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मदनलाल धींगरा जी। मदनलाल धींगरा वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनरी हु assassinated कर्जन वाइली। He became a member of the secret Abhinav Bharat Mandal. He opposed the ideals of Vinayak Damodar Savarkar and Shyamaji Krishna Verma. How many above statement are correct? मैंने कहा क्यों ना यूपीएससी का भी थोड़ा सा मजा लिया जाए। हाँ, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा यूपीएससी का भी मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजा लीजिए। ले लो भैया, मजा ले लो। जरा आंसर बता दो फिर मजा लेना। ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। क्या लगता है भाई, बताइए प्लीज। एक स्टेटमेंट सही है, दो सही है, तीन सही है, या कोई भी सही नहीं है? बताइए। चलिए अच्छा, हिंदी वाले अरे भैया माफ करना यार, दे रहे हैं भाई, गुस्साओ नहीं। मदनलाल धींगरा एक भारतीय क्रांतिकारी था जिन्होंने कर्जन वाइली की हत्या कर दी। विली का मतलब तुम वाइली समझ लेना, ठीक है। वह गुप्त अभिनव भारत मंडल के सदस्य बने, ठीक है। उन्होंने वीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा के आदर्शों का विरोध किया था, ऑब्वियसली किया था। कितने कथन सही हैं? 1 2 3 4 5 6? नहीं, केवल 1 2, या 2, केवल 3, या कोई नहीं। जी हां, समय आपका समाप्त हुआ। फिलहाल तो तीनों सही नहीं है। तीनों सही नहीं है, केवल 2 सही। 2 सही है भैया, विरोध नहीं किया था, इनके आदर्शों पे वो चलते थे, तो केवल 2 सही है। केवल 2 सही है। 2 का मतलब 2 स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ नेपाल? ये तो तुम्हारे दिमाग में चढ़ा रहना चाहिए, इसका तो दिमाग में रहना चाहिए। कौन है बताओ। हाँ देवी जी क्या दे रही हैं आंसर? बलरामपुर। अच्छा अच्छा। और भाई साहब आप? सर पीलीभीत। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और देवी जी आप? कुशीनगर। अच्छा अच्छा। और भाई साहब आप? सिद्धार्थनगर। हाँ, तो 4 तो हैं, और कितने क्या 10 दिख रहे हैं, तो 4 भी 4 दोगे तो 4 में 4 हो जाएंगे। फिलहाल देवी जी सही है आपका, कुशीनगर। बलरामपुर। महात्मा बुद्ध से ज्यादा बल किसके अंदर है?
महाराज वो थे तो महाराजगंज भी टच करेगा। और पीलीभीत, साधु हमेशा पीले कपड़े पहनता है, तो पीलीभीत तो होगा ही यार, ऐसे कैसे नहीं करोगे। सिद्धार्थ तो उनके बचपन का नाम भी है यार, तो सिद्धार्थ भी है, ऐसे याद किया करो। साथ में लखीमपुर खीरी, जानवर वानवर भी बढ़िया, समझ रहे हो। अब बगल में बहराइच भी है, तो कोई बात नहीं, समझ गए होगे। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, सबसे ज्यादा वर्षावास यहीं बिताए थे महात्मा बुद्ध ने। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर इधर है भैया, कुशीनगर इधर है। कौन सी है? कुशीनगर ये है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, यहां पे कह रहा है कौन सा सही नहीं है। प्रार्थना समाज के बारे में वही आत्माराम पांडुरंगा जी, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, याद आ गया होगा। मैं आंसर क्यों बता रहा हूं तुमको। रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था की अस्वीकृति की इन्होंने, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, विधवा पुनर्विवाह का प्रतिषेध किया, विवाह की आयु में वृद्धि के। क्या करेक्ट नहीं है बताओ। समय समाप्ति समाप्त है भाई, समय समाप्त है, अब ज्यादा समय बाकी भी नहीं रह गया, सब समाप्त है। आंसर बताओ फटाफट, क्या लगता है सर? डी। अच्छा डी दिया आंसर। अरे भैया मेरे याद करो, मैं तुम्हें क्या बताया था, बंगाल, इधर पश्चिम भारत और इधर दक्षिण भारत, बताया था कास्ट सिस्टम पश्चिम में तीव्र होना स्टार्ट होगी और दक्षिण में तो केवल लोअर कास्ट बनाम अपर कास्ट ही चलेगा और कुछ चलेगा ही नहीं। सारे रिवोल्ट याद रख, रेनेसां मूवमेंट को याद रखो, आत्मसम्मान आंदोलन, SNDP मूवमेंट, गुरुवायूर सत्याग्रह और उसके बाद जस्टिस मूवमेंट, सब याद है कि नहीं? हाँ, तो यहां पर भी देखो क्या होगा, जाति व्यवस्था की स्वीकृति होगी, बिल्कुल होगी महाराष्ट्र, ठीक है। अब ऐसे भी जो प्रोग्रेसिव आदमी होगा वही आंसर समझ जाएगा। तुमने सी क्यों आंसर दिया था मुझे समझ में नहीं आया, तुमने सी आंसर क्यों दिया था मुझे समझ में नहीं आया। समझ जाओ, सी आंसर प्रोग्रेसिव आदमी की निशानी है। प्रोहिबिशन ऑफ विडो रीमैरिज, प्रोहिबिट क्यों करेंगे भाई, उसे सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 1916 पी त्यागराजा, TM नायर organized the South Indian Liberal Federation. Ramaswamy Naikar believed in reforming Brahminical Hinduism and protested against the practice of untouchability. Which of the statement is are correct? 16 में पी त्यागराज और TM नैयर के द्वारा साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया। रामास्वामी नायकर ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में सुधार में विश्वास करते थे और अस्पृश्यता की प्रथा का विरोध करते थे। कौन से सही है? बिल्कुल 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 सही दिया आप सभी ने आंसर। फिलहाल देखिए, पहला तो बिल्कुल सही है, आपको मालूम है 1916 यही जस्टिस पार्टी है, अभी भी हम चर्चा करके आए थे। ईवी रामास्वामी पेरियार नायकर साहब, यहां पर एक बहुत बड़ी ऑर्थोडॉक्सी आपको दिखाई पड़ेगी साउथ इंडिया में कास्ट सिस्टम को लेकर, लोअर बनाम अपर कास्ट। तो सुधार उधार वाला कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो रेडिकल थॉट रख रहे हैं इन सबके प्रति, समझ रहे हैं। तो सेकंड गलत हो जाएगा, केवल ए की तरफ हमें जाना होगा। ए इज द राइट आंसर। सुधार नहीं, यहां पर रेडिकल थॉट है, रेडिकल थॉट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज वर्क इज द इंडियन मुस्लिम। तो किसकी बुक का नाम है द इंडियन मुस्लिम या इंडियन मुसलमान? सैयद अहमद खान, W हंटर, फ्रैंक मॉरिस, नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही है, 1870s में जाकर के देखिएगा तो W हंटर की किताब आई, दैट इज द इंडियन मुस्लिम, द इंडियन मुस्लिम। और यहीं से ही सारी चीजें चेंज होना स्टार्ट हुई और अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिमों को बढ़ावा दिया गया, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को भी आगे यहीं से बढ़ाया गया। सो द इंडियन मुस्लिम, ठीक है। नेक्स्ट, द वाइटल विध्वंस
द फर्स्ट मंथली जर्नल to have the untouchable people as its target audience was published by the vital विध्वंसक, अछूत लोगों को अपने लक्षित दर्शकों के रूप में रखने वाली पहली मासिक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? द वाइटल विध्वंसक। यह किसकी पत्रिका है? गोपाल बाबा वलंकर की, ज्योतिबा फूले की, मोहनदास करमचंद गांधी की, या भीमराव रामजी अंबेडकर जी की? किसकी लगती है? याद रखिएगा, इस समय हाल फिलहाल चर्चा में रही थी, ये सोसाइटी भी चर्चा में रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको रखा है। फिलहाल आंसर क्या होगा? बस 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 आंसर दे दिया। मालूम है भाई, तुम्हें आता है यार, तुम जैसा सर्वज्ञानी कोई और हो सकता है क्या? पीडब्ल्यू से पढ़े हो तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्वज्ञानी ही होगे। ठीक है, गोपाल बाबा वालंकर, गोपाल बाबा वालंकर। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, गोपाल बाबा वालंकर जी। ठीक, नेक्स्ट, in 1945 the famous Azad Hind Fauj was impeached in Red Fort Delhi. Who was the liar of INA in this? 45 में दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज पर महाभियोग चलाया गया था। इसमें आईएनए का वकील कौन था जिन्होंने बेसिकली आजाद हिंद फौज के जो आरोपी थे उनकी सुरक्षा की थी, मतलब उनके बिहाफ पर केस लड़ा था? भूला भाई देसाई, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस या सी राजगोपालाचारी? क्या लगता है आंसर? जी हां, बिल्कुल सही है। आंसर होगा आपका भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इन मार्च 1940 हु प्रेजेंटेड रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ सेपरेट पाकिस्तान द एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन लाहौर? लिखा है हु प्रेजेंटेड, किसने प्रेजेंट किया है? पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? याद रखिएगा, यह नहीं कहा है हु बेसिकली प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट और पाकिस्तान रेजोल्यूशन, वो कहना हु प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन। तो क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर हयात खान, फजलुल हक या मोहम्मद इकबाल? बिल्कुल सही है आप सभी, फजलुल हक इज द राइट आंसर। सिकंदर हयात खान के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था। सिकंदर हयात खान के द्वारा इसे प्रिपेयर, ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था, पेश किया गया था फजलुल हक के द्वारा। लिखा किसके द्वारा गया था? प्राइमरली इसको लिखा गया था मोहम्मद जफरुल्लाह खान के द्वारा। मोहम्मद जफरुल्लाह खान के द्वारा लिखा गया था। रिजोल्यूशन वॉज प्राइमरली रिटन बाई सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान। जफरुल्लाह खान ने इसको बेसिकली लिखा था। ड्राफ्ट तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। प्रस्तुत किया था किसने? फजलुल हक ने। फजलुल हक ने। और चेयरमैन बने थे कौन? चेयरमैन थे, आपको मालूम है, 1914 लाहौर रेजोल्यूशन, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना रेजोल्यूशन अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, The idea of forming a constituent assembly in India was first conceived in the year 1934 by M.N. Roy. ठीक है, The idea of forming a constituent assembly in India was first conceived in the year 1934 by M.N. Roy. In 1935, the Indian National Congress for the first time officially demanded the formation of constituent assembly to frame the Constitution of India. कौन से सही है? पहला, दूसरा, दोनों या कोई भी नहीं? हिंदी में देख लेते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 34 में पहली बार M.N. रॉय ने पेश किया। 35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कौन से सही है? एक, दो, दोनों या कोई भी नहीं?
क्या लगता है? संविधान तो सर सुना था कि वो तो 47 के बाद बना था सर, 50 में लागू हुआ था, ये अभी क्या भैया मांग की बात कर रहा है, बनने की बात नहीं कर रहा। ये बात बिल्कुल सही है, एमएन रॉय साहब ने ही रखी थी सबसे पहले, मानवेंद्र नाथ रॉय जी ने ही इसकी डिमांड रखी थी 1934 में, और 1935 में भी कांग्रेस के द्वारा इसकी आधिकारिक डिमांड पेश कर दी गई थी। तो दोनों ही सही हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेलेस्ली एस्टैब्लिश्ड द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज, 1 मिनट प्लीज। So, he was asked by the board of director at London to do so. He wanted to revive interest in Oriental learning in India. He wanted to provide William Carey and his associate with employment. He wanted to train British civilian for administrative purpose in India. किस लिए स्थापित किया गया था इसको हिंदी में देख लेते हैं। वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि लंदन के निदेशक मंडल ने ऐसा करने के लिए कहा। भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना चाहते थे। वह विलियम कैरी और उसके सहयोगियों को रोजगार देना चाहते थे। भारत में प्रशासनिक उद्देश्य के लिए ब्रिटिश नागरिकों को प्रशिक्षित करना चाहते थे। सो क्या लगता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। आप सभी को मालूम है इसकी जो स्थापना की गई थी वो बेसिकली जो यहां पर जो भी गवर्नर जनरल आते थे यहां पर पहले उनको थोड़ा ट्रेन किया जाता, जो भी सिविल सर्वेंट यहां पर आते तो उनको पहले ट्रेन किया जाता था और ट्रेनिंग के बाद ही क्या कहते हैं अलाउ किया जाता था। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस डिक्लेयरिंग अनुशीलन समिति इलीगल, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, किंग्सफोर्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट। कोड्स आप यहां देख सकते हैं 1 2 3 4 4 1 2 3 4 2 3 1 4 3 2 1। क्या लगता है आंसर? हिंदी में देख लेते हैं। निम्न घटनाओं को सही कालानुक्रम में लगाइए। अलीपुर षड्यंत्र केस, अनुशीलन समिति को गैर कानूनी घोषित करना, हावड़ा षड्यंत्र केस और किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। क्या लगता है आंसर? जी हां, सबसे पहले आएगा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1909 में हमको देखने के लिए मिलेगा। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में हमको देखने के लिए मिलेगा जब डीएसपी को शमसुल आलम साहब को गोली मारी गई थी, हत्या कर दी गई थी। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 लास्ट में ही आएगा, ठीक है, लेकिन पहले आएगा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो खुदीराम बोस साहब और प्रफुल्ल चाकी जी करेंगे। तो 4 सबसे पहले आना चाहिए, 4 बिल्कुल है। फिर आना चाहिए 1 अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, फिर आएगा अनुशीलन समिति को गैर कानूनी करना 1909 में, ठीक है। तो फिर बी इज द राइट आंसर, 4 1 2 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, consider the following statement. Shahnama written by Firdausi gives account about the Mahmud of Ghazni. The Hindu Shahi king Jaipal, after defeating the Mahmud of Ghazni, shifted the capital to Nandana. The Mahmud of Ghaznavi failed to invade Kalinjar in the Bundelkhand region. How many above statement is or are correct? क्या लगता है? अच्छा, हिंदी में भी देखना है। फिरदौसी द्वारा लिखित शाहनामा गजनी के महमूद के बारे में बताता है। ओके, हिंदू शाही राजा जयपाल ने गजनी के महमूद को हराने के बाद राजधानी को नंदना में स्थानांतरित किया। गजनी का महमूद बुंदेलखंड क्षेत्र में कालिंजर पर आक्रमण करने में विफल रहा। क्या लगता है कितने सही हैं? यह बात सही है, ये गलत है क्योंकि ये जयपाल ने नहीं किया था, ये आनंदपाल ने किया था जो इनके बेटे थे और वो भी हारे थे 1108 में अराउंड में इसको किया गया था। राजधानी को वह हिंद उद्भांडपुर से नंदना में
ट्रांसफर किया गया था, तो 2 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये सही है, कालिंजर पर आक्रमण करने में विफल रहे थे। विफल नहीं, वहां पर हुआ था लेकिन वो विफल ही माना जाता है क्योंकि उसको जीत नहीं पाए थे। जो विद्याधर चंदेल है उसके साथ डीलिंग हो गई थी, तो वो हो गया था। तो केवल 2 आंसर हो जाएगा, पहला भी सही है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द तानसेन, तानसेन के संबंध में कौन से सही है? हिज ओरिजिनल नेम वॉज रामतनु पांडे। तानसेन इज रिमेंबर्ड फॉर हिज मास्टरी इन ध्रुपद स्टाइल ऑफ म्यूजिक। द बुक श्री गणेश स्तोत्र वॉज ऑथर्ड बाई तानसेन। तो कौन से सही है? अच्छा, हिंदी में भी। मूल नाम रामतनु पांडे था। ध्रुपद शैली की संगीत की रचना के लिए उन्हें महारत थी। श्री गणेश स्रोत पुस्तक तानसेन द्वारा लिखी गई थी। कौन से कथन सही है? फिलहाल मैं ही बता देता हूं, आप लोग भी आंसर से याद रखिए। फिलहाल तीनों ही सही है और इसमें मैंने आपको यहां पर थोड़ा सा दिया भी है, जरा इस चीज को पढ़ भी लीजिएगा। ग्वालियर में जन्म हो रहा है, ग्वालियर में जन्म हो रहा है, नाम है रामतनु पांडे। दिल्ली में डेथ होगी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 1562 तक ये राजा रामचंद्र के दरबार में रहेंगे। रीवा में, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहेंगे ये। ठीक है, और 1562 में ये आएंगे कहां पर? एम्परर अकबर के पास। एम्परर अकबर के पास अकबर इनको टाइटल देगा कंठाभरण विलास का टाइटल देगा। कौन सा? कंठाभरण विलास का टाइटल लेगा। इसके अलावा 2 किताबें यहां पर लिखी गई हैं मेरे द्वारा, संगीत सार और साथ में संगीत सार और श्री गणेश स्रोत के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की बैठक सेंड्रोकोटस का उल्लेख किया है? सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेंशन्ड सेंड्रोकोटस द मीटिंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट? ये ठीक नहीं बनाया गया है, भाई साहब ने ठीक नहीं बनाया। इसका मतलब निम्नलिखित में से, यहां पर आपसे पूछ रहा है कि सेंड्रोकोटस आपको मालूम है कौन है? वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के बीच में एक बैठक हुई थी, उसका वर्णन कौन करता है इनमें से? कौन? द मीटिंग ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एंड द अलेक्जेंडर द ग्रेट, हु बेसिकली प्रोवाइडेड दिस मेंशन? द मीटिंग बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड द अलेक्जेंडर द ग्रेट, प्लिनी, जस्टिन, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। किसने कहा है कि इन दोनों के बीच में बेसिकली मीटिंग हुई थी? मेगास्थनीज नहीं है, वो तो मामा था। जस्टिन ने भी इस बारे में हमें बताया है कि इन दोनों के बीच में प्रॉपर मीटिंग हुई थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल ही रही थी। Which one of the following ruler is said to be the protector of Varna system? पुष्यमित्र शुंगा, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी और वासुदेव। निम्नलिखित शासकों में से किसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव। फिलहाल देखिए यहां पर थोड़ा सा आप क्वेश्चन मार्क भी लगा सकते हैं चीजों के ऊपर, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, जिसने वर्णाश्रम धर्म को बेसिकली स्थापित किया था। दक्षिणापथपति का टाइटल लिया। आप पुष्यमित्र शुंग की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि ब्राह्मण धर्म का रिवाइवल वो करेगा, लेकिन एक्चुअल में इसका सही आंसर गौतमीपुत्र सातकर्णी होगा। सातकर्णी दोबारा वर्ण व्यवस्था को साउथ इंडिया, जो दक्कन वाला रीजन है, वहां स्थापित करता है, इसलिए सातकर्णी इसका मेन आएगा नाम। ठीक है, इससे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, नचकेता और यम के बीच संवाद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस लेख में किया गया है? छांदोग्य उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडकोपनिषद या केन उपनिषद? दोनों का उल्लेख किस में किया गया है? ये जो शास्त्रार्थ हुआ है यम नचकेता का, सॉरी संवाद हुआ है, सॉरी शास्त्रार्थ नहीं, यम नचकेता का जो डायलॉग हुआ है वो बेसिकली किन किन के बीच में हुआ है? इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है? छांदोग्य? अरे ना ना भाई, छांदोग्य नहीं है, कठ इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में हमारा इतने हो गए, तो फिलहाल आसानी से और अच्छे से तैयारी करते रहिए।
खुश रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। लगातार आपके साथ भेंट करते रहेंगे बीच बीच में। तब तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम चैनल आप जान ही रहे हैं, सुमित अरोरा सर PW, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी रिगार्डिंग तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।